हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 का। तो इसके पहले हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था उसमें हम लोग ये कवर कर चुके हैं कि वर्क क्या है और वर्क का फॉर्मूला क्या है। उसके बेस पे हम लोग ये भी पढ़े कि वर्क डन कितने तरह का होता है, जिसमें हम लोग ने देखा पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और कहीं कहीं वर्क डन क्या होता है, जीरो भी होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन क्या होता है। हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो सभी चीजों को क्या करता है, अपनी ओर खींच के रखता है। वो नहीं चाहता कि उसके दूर कोई भी ऑब्जेक्ट जाए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये फोन है, ये फोन को अगर मैं क्या करूं, इसको ऊपर उठा रहा हूं, तो ये अर्थ क्या चाह रहा है, इस मोबाइल को किधर खींचना चाह रहा है, नीचे। लेकिन मैं इसको उठाकर कहीं सेल्फ पे रख देता हूं, तो मैं क्या किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया। मैं क्या किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया। ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे किया कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ये मोबाइल यहाँ पर है, तो ये अर्थ इसको किधर खींचना चाह रहा है, नीचे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाता है अपने सेंटर की ओर, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये अर्थ तो नीचे खींचना चाह रहा है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर उठाकर कहीं और रख दे रहे हैं। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन हम कर रहे हैं। तो इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम ये जानते हैं कि आज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि whenever the work is done against gravity, यानी कभी भी ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा, the amount of work done is equal to the product of weight of the body and vertical displacement। अब इसको हम समझते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पर रखा हुआ है, एक बॉक्स है जो कि कहां पर है, ग्राउंड पर रखा हुआ है। बॉक्स कहां पर रखा हुआ है, ग्राउंड पर। उस बॉक्स को मैं क्या करता हूं, उठा के और किसी हाइट तक लेके चला जा रहा हूं। इस बॉक्स को उठाता हूं और किसी एच हाइट तक मैं लेके चला गया। यानी कि ग्रेविटी इसको कहां चाह रहा है, ग्रेविटी तो चाह रहा है, यानी कि ग्रेविटी चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां है, नीचे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं और इसको कहां ले जा रहा हूं, ऊपर ले जा रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये बॉक्स ऊपर गया। हमने ये भी देखा था कि हम लोग क्या जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बराबर क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, प्रोडक्ट है। तो वर्क क्या हुआ, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एच हाइट, यानी कि एच, एफ इंटू एच। हम ये भी जान रहे हैं कि जो वेट होता है, वेट बराबर क्या होता है, मास, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहां पर क्या हो जाएगा, जी के बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यही mg किसके बराबर होता है, किसी ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। तो यहां पर यानी कि फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हुआ, एक बार और समझते हैं कि वेट भी एक तरह के क्या है, फोर्स है। अब फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉक्स पे फोर्स क्या लगेगा कि इस फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। इस ऑब्जेक्ट का मास जो है, मान लेते हैं मास m है, तो इस ऑब्जेक्ट पर m मास है और जो एक्सेलरेशन कौन लग रहा है, अर्थ लगा रहा है। और अर्थ के जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किए। यानी कि यहां पर फोर्स जो हो mg के बराबर होगा और ये mg किसके बराबर हो गया, वेट के बराबर। यानी कि हम यहां पर फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन, यहां पर जो वर्क डन होगा वो बराबर हो जाएगा, फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट की जगह h। यानी कि वर्क डन बराबर क्या हो गया, हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, m g h। यानी कि अगर हमारा पूछे कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो रहा है, m g h हो रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अब बहुत बच्चों को ये डाउट होगा कि यहाँ पर वर्क डन, जो अर्थ तो इसको नीचे खींच रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, वर्क डन बाय अगेंस्ट ग्रेविटी। अब अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कौन कर रहा है, हम लोग। फिर से एक बात समझते हैं कि मान लो कि ये मार्कर हमारे पास है, ठीक है। मार्कर को अगर अर्थ कहां फोर्स खींच, अर्थ कहां फोर्स लगा रहा है, नीचे की ओर, और मार्कर ऊपर जाता, तो अर्थ कहां फोर्स लगाया, नीचे, और मार्कर कहां जा रहा है, ऊपर। तो अगर अर्थ के द्वारा वर्क डन पूछता तो वो क्या होता है, नेगेटिव। फिर से यहां पर देखो, जैसे मान लो कि ये क्या था, यहां पर समझते हैं, ये बॉक्स पे अर्थ कहां लगा रहा था, नीचे फोर्स mg कहां लगा रहा है, नीचे डाउनवर्ड। लेकिन ये बॉक्स कहां गया, ऊपर।
तो फोर्स लग रहा है नीचे लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। नीचे कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ। तो अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछता, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछता, वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछता कि ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन क्या हो रहा है, तो वो होता है नेगेटिव में mgh। लेकिन हम जो वर्क कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं कि तो कहां ले जा रहा है? ऊपर। फोर्स कहां लगा रहा है? ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर फोर्स भी लगा रहा है। इस ऑब्जेक्ट को कहां ले गए? ऊपर। तो ऊपर की ओर फोर्स भी लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? ऊपर की ओर, यानी कि एंगल दोनों के बीच में कितना बन रहा है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री कभी भी एंगल बनेगा, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन कैसे होता है? पॉजिटिव होता है। वो पहले पढ़ चुके हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट में हो तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव, जो कि यहां पर ग्रेविटी के। लेकिन हमारा यहां पर क्या पूछ रहा है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि वर्क डन बाय मेन, यानी कि हमारे द्वारा वर्क डन वही है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये क्या हो जाएगा? mgh। आई होप ये समझ में आया। कि नहीं समझ में आया तो एक बार और समझते हैं कि जो ग्रेविटी लगा रहा है फोर्स नीचे लगा रहा है और जो बॉक्स लगा रहा है वो डिस्प्लेस किधर हो रहा है? ऊपर। तो फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? ऑपोजिट। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन जो हम वर्क लगा रहे हैं, कहाँ फोर्स लगा रहे हैं? फोर्स ऊपर लगा रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो फोर्स भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी बॉक्स का ऊपर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसका क्या होगा? वर्क डन कैसे होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये समझ में आया। एक बार मैं यहां से हट रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन अगेंस्ट इंक्लाइन प्लेन, कि अगर जो स्लोप है यहाँ पर, ये तो सीधा सीधी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकल, तो लेकिन अगर क्या हो कि कुछ एंगल पे डिस्प्लेसमेंट हो, कोई स्लोप पे डिस्प्लेसमेंट हो, तो क्या होगा? तो तब तक इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ऑन स्लोप। मान लो कि एक बच्चा था और उसकी मम्मी क्या बना रही थी? ऊपर किचन में चाय बना रही थी। तो क्या हुआ कि उसका अचानक सिलेंडर खत्म हो गया। उसकी मम्मी आवाज लगाई कि बेटा नीचे से सिलेंडर लेके आओ, और वो उसका किचन था 5th फ्लोर पे। तो अब बच्चा करे क्या कि वो सिलेंडर उठा नहीं पा रहा था, तो उसने क्या किया? एक रैंप बनाया, और रैंप से, यानी कि रैंप मतलब ऐसे स्लोप बनाया और वहां से लेके चला गया सिलेंडर को। तो उस वक्त ग्रेविटी द्वारा वर्क डन कितना हुआ वो अब हम जानते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है? एक हमारा स्लोप है और यहाँ पर जो फ्लोर था, उस फ्लोर का जो वर्टिकल हाइट था वो कितना है? h। उस स्लोप का वर्टिकल हाइट है h, और यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम मान लेते हैं s। क्या मान लिए? s मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक के जो डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या मान लिया? s मान लिया। अब क्या हो रहा है कि जब इसको हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये जो दोनों के बीच में ये स्लोप बन रहा है, इसका जो एंगल है वो कितना है? थीटा डिग्री, यानी कि जिसका डिस्प्लेसमेंट कितने पे हो रहा है? ये इंक्लाइन कितना है? थीटा डिग्री ये एंगल है। और जब ये यहां से ये जा रहा है तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। जब ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल y हमारा निकल जाएगा। एंगल y कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। कैसे आया? तो ये टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 180। जब 180 में से ये 90 है और ये थीटा है, तो ये जो वैल्यू होगा कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। कैसे आएगा? यहां पर देखते हैं कि मान लेते हैं ये एंगल है y, तो एंगल y प्लस 90 डिग्री ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा? y बराबर कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल हमारा कितना आ गया? 90 माइनस थीटा आ गया। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पर जो नीचे की ओर ग्रेविटी हमेशा किधर लगती है? एकदम परपेंडिकुलर लगता है। तो ये बॉक्स है, इसका मान लेते हैं मास है m, तो इसके नीचे जो लग रहा होगा एक्सेलरेशन, ये वेट है mg, यानी कि जो ग्रेविटी द्वारा लग रहा होगा वो एकदम सीधे लग रहा होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसका भी जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री। तो जिस तरह से ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर वैसे भी समझ में आया तो यहां समझते हैं कि ये दो लाइन था, ये दो पैरेलल लाइन, यहां पर ये दोनों पैरेलल लाइन यहां पर ड्रॉ किया मैंने। यहां पर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस
थीटा, दोनों एंगल कितना हो जाएंगे 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। अब क्या होगा कि ब्लॉक जो होगा इधर सरक के आएगा या उधर जाएगा, तो इसके डायरेक्शन में इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसके डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा कंपोनेंट, यानी कि इसके मास और ये वेट का क्या बनेगा कंपोनेंट। अब देखो जब ये 90 माइनस थीटा है, जब ये 90 माइनस थीटा है, यहां पर एक बार देखेंगे कि ये मान लेते हैं क्या है हमारे पास कि यहां पर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, यहां पर ये और ये लाइन ड्रॉ, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जब ये 90 माइनस थीटा तो इतना जो 90 माइनस थीटा है तो इतना भी 90 माइनस थीटा होगा, जब इतना 90 माइनस थीटा तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जब ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, यानी कि यहां से यहां पूरा जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि इसका जो कंपोनेंट इधर लेंगे, इसका mg का कंपोनेंट जब इधर लेंगे तो इस mg का कंपोनेंट कितना आ जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा। तो वर्क बराबर जो होता है, वर्क क्या होता है फोर्स Fs cos थीटा। वर्क का जब हम कंपोनेंट वाला फॉर्मूला पढ़े थे तो वहां पर भी पढ़े थे कि Fs cos थीटा, यहां पर जो थीटा है वो कितना है 90 माइनस थीटा, ये थीटा यानी कि एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। तो यहां पर जब हम वर्क लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा Fs cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा की जगह कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये भी देख चुके हैं कि जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है mg के बराबर, यानी कि वेट के बराबर होता है। तो यहां पर वेट को वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह mg लिखेंगे, s cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा के, cos 90 बराबर माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के, और साइन थीटा जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, p बाई h होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां देखते हैं कि यहां पर हमने क्या लिखा कि mgs और cos 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा। अब ये साइन थीटा यानी कि p परपेंडिकुलर किसके बराबर है h के बराबर, यानी कि mgs साइन थीटा परपेंडिकुलर किसके बराबर p किसके बराबर है h के बराबर, h बाई और h ये हाइपोटेनस यानी कि यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये किसके बराबर है s के बराबर। डिस्प्लेसमेंट यानी कि यही ना हो रहा है कि बॉक्स को हम यहां से यहां ले जा रहे हैं या यहां से यहां ला रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यही है, तो हाइपोटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बराबर यहां पर क्या हो जाएगा s, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बच गया वर्क डन बराबर mg और ये h, यानी कि जो फॉर्मूला हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में देखा था वही फॉर्मूला यहां पर हमारे पास आ गया। क्या इसमें कोई एंगल आया, यहां पर थीटा एंगल था, यहां पर एंगल आया नहीं, यानी कि अगर कोई भी स्लोप पे पूछे, कोई भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछे, कहीं भी कुछ भी पूछे तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होगा वो mgh ही होगा, कोई भी एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा। या कोई बोले कि यहां से कोई सीढ़ी से जाओ या फिर लिफ्ट से जाओ तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा हमेशा, जो अगर हाइट सेम है तो वर्क डन भी क्या होगा सेम होगा, और अगर उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो सेम है तो वर्क डन भी क्या होगा सेम होगा। उसके पाथ पर यानी कि एंगल पर कि स्लोप से जा रहा है या लिफ्ट से जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो दोनों केस में जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था सेम ही हुआ, कितना हुआ mgh। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, दोनों वर्क डन समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि वर्क एनर्जी पे वर्क डन पे क्या क्या क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कभी भी क्वेश्चन करने से पहले हम उसका क्या लिखेंगे गिवन, कि इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है कि गिवन क्या है कि यहाँ पर फोर्स है, तो फोर्स कितना है, फोर्स बराबर 10 न्यूटन, फोर्स 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर। तो और डिस्प्लेसमेंट किधर है इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स किधर लग रहा है
मोशन के डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इधर, यानी कि थीटा यहाँ पर कौन सा है, 0 डिग्री है, यानी कि वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। ये क्लियर हो चुका है। तो यहां से हम देखते हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सीधा सीधा यहाँ पर पुट करेंगे, फोर्स का वैल्यू कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है 4, यानी कि कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 यानी कि 40 जूल, यानी कि वर्क डन कितना हो गया हमारा इस केस में 40 जूल। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि हमारा वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इन सेम डायरेक्शन हो रहा है, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, a force of 15 Newton act on a body and move the distance of 4 meter in horizontal direction। कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ये रहा हमारे पास एक बॉडी है, कि यहां से इस पर लग रहा है कि कुछ फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने के बाद जो बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है कितना कर रहा है 4 मीटर, यानी कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर, किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये हुआ वर्टिकल, ये हुआ हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हुआ हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा रहा है कितना 4 न्यूटन। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द फोर्स अप्लाइड एट ऑन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, यानी कि ये फोर्स जो 15 न्यूटन का था ये कितने पे लग रहा है, वर्टिकल से 30, यानी कि ये कितने है 30 डिग्री। तो हम ये भी जानते हैं कि जब हमारे पास जो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या है कि यहाँ पर फोर्स है कितना 15 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी कि एस कितना है 4 मीटर, और यहाँ पर अगर हम एफ एस कॉस थीटा यानी कि थीटा निकालना चाहे तो थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमको कौन सा एंगल चाहिए, ये। तो ये टोटल कितना है 90, ये टोटल हमारे पास कितना है 90, तो ये टोटल 90, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, अरे हाँ ये ना 60 डिग्री होगा, यानी कि हमारे पास थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। जिसको नहीं समझ में आया यहाँ पर देखें कि ये टोटल कितना है 90, ये मान लेते हैं y, तो 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 प्लस y डिग्री, तो यहां से y डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 30, यानी कि कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला, अगर किसी कंपोनेंट पे किसी एंगल पे फोर्स लगता है तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो सिंपल से यहाँ पर वर्क डन का फोर्स कितना लग रहा है 50, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 4, और कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, सारा का सारा वैल्यू पहले लिखवाया जा चुका है। तो 50 इंटू 4 इंटू 1/2, यहां से 2 2 जा 4, यानी कि 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा वर्क डन, तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहीं पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 यानी कि 100 जूल। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इसमें और कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अगर स्लोप पे पूछे तो स्लोप पे हम सीधा सीधा एमजीएस लगा देंगे। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कभी भी पूछे, कहीं भी पूछे, हमको ना एंगल देखना है ना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना है, हमको वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि हाइट देखना है और उसका वेट देखना है, दोनों को प्रोडक्ट कर देना है, चाहे स्लोप पे हो चाहे कैसे भी उसको लेके जाए। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमेशा क्या होगा, mgh ही होगा। तो वर्क का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब हमें पढ़ना है एनर्जी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।